1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज़ों को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाले सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और आज तक एफबीआई उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। एसएमटीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस इंटरेस्टिंग वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक कराया और सीधा जहाज़ की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज़ बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सन ग्लासेस लगाए एक ब्रीफ केस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज़ में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज़ की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ़्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउ था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी, जैसे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाए। फ्लोरेंस शॉफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपने ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज़ हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड थी। उसको 5 बजे से पहले पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के जोड़े और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में फ्लोरेंस शॉफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला, अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज़ में 35 पैसेंजर थे, जिनको पीछे जहाज़ में होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की डिमांड लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, अब वो एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे, ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो पैसों के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज़ और एफबीआई ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी की जाए। जाहिर है, अथॉरिटीज़ को भी ये मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, और अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और सब पैसेंजर जो इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से प्लेन की लैंडिंग में डीले हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स भी नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पे जहाज़ को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के जोड़ियां भी फराम किए गए। साथ ही साथ जहाज़ को रीफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज़ से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज़ में ही रहने को कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज़ एक बार फिर से टेक ऑफ कर गई। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी।
वो चाहता था कि जहाज़ के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहे, एल्टीट्यूड 10,000 फुट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज़ को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज़ को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रीफ्यूलिंग के लिए दो ऑप्शन दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल्स और फेडरल अथॉरिटीज़ भी अपना काम कर रही थी। दो फाइटर जेट को जहाज़ के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज़ के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज़ रीनो की तरफ रवा दबा था। इतने में डैन कूपर के पास बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां दो पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा, डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद पीछे जहाज़ की सीढ़ियाँ खुली और डैन कूपर वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटे के बाद जब जहाज़ रीनो में लैंड हुआ तो पूरी जहाज़ को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज़ में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ जहाज़ में बल्कि इस वाक़ये के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात सो क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। एफबीआई ने जहाज में सबूत तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर के टाई, 8 सिगरेट बर्ड्स और 2 में से एक पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्या कि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसके स्केच बनाए गए। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, एफबीआई को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली किस जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज़ ऑटो पायलट पे था, यानी जिस बात पर जहाज़ फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज़ की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था ही, साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज़ का स्टेयर केस 8:10 पे खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाज़ा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला या फिर पैसे। हत्या कि इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो एफबीआई के बहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उस सीरियल नंबर के एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा कभी जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सदर्न वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसे टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे कुछ नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियाँ थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसा लेकर एफबीआई के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर्स उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस घटना ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया।
क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले तो ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में पाए गए पैसे लुइस रिवर के पास डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे। लेकिन बाद में ये नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी हालत नहीं पहुंच सकती। एफबीआई के लिए ये मामला तो सुलझने की बजाय मजीद उलझता ही जा रहा था। ना कि इतना, बल्कि टीना बार बीच जहां ये पैसे बरामद हुए थे वहां 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसा इसी रेत के अंदर से पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन से ये तो जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर एफबीआई ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फिर भी कोई ठीक ठाक सुराग ना मिल सका। कई थ्योरी ये भी कहती है कि कूपर शायद कोई ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो पीछे प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के दौर पे एफबीआई के पास डैन कूपर का ये स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप्स लेफ्ट साइड पे लगी थी, जिससे ये मालूम पड़ता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने एफबीआई को 50 सालों से मजीद सवालों में उलझा कर रखा है और आज भी एफबीआई की वेबसाइट में ये केस की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये केस आज भी खुली हुई है। उम्मीद है जेम टीवी की इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।